हेलो एवरीवन, आई एम राजीव रंजन सिंह। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 50 लैंडमार्क केसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की क्लास मैंने ले ली है, पढ़ाया जा चुका है सब कुछ। तो जिन्होंने भी क्लास नहीं कवर किया है वो पहले लेक्चर अटेंड कर ले, फिर ये वाला लेक्चर देखना, या अभी देख भी रहे हो तो इसके बाद वो वाली क्लास ज़रूर अटेंड कर लेना, क्योंकि उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो सब मैंने डिस्कस किए हुए हैं। आप सबको पता है कि AU LLM के सिलेबस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को इंक्लूड कर दिया गया हुआ है। ओके, तो इसके केस लॉज और इसके कंसेप्ट सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उस क्लास में डिस्कस किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, वो अटेंड कर लीजिए। और केस लॉज जो है मैं सारे इंपॉर्टेंट इसमें बताने वाला हूँ। उसमें भी मैंने केस लॉज बताए हुए थे, लेकिन यहाँ पे कलेक्टिव मैं बस केस लॉ बताने वाला हूँ। तो आप लोग अच्छे से दोनों क्लास को ये कवर कीजिए, याद कर लीजिए, ताकि AU LLM में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। और जिन लोगों ने अभी तक फ्री क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया हुआ है वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे नंबर पे, आप कॉल या मैसेज करके। मेरा नंबर है 6207734309, या आप कृपा के नंबर पे भी कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है 9984848968। ठीक है, इन दोनों में किसी नंबर पे कॉल करके आप फ्री क्रैश कोर्स में ऐड हो सकते हैं। या अगर आप चाहें, अगर आपको नोट्स चाहिए, आपको MCQ चाहिए, आपको मेमोरी बेस्ड PYQ चाहिए, आपको सारी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग चाहिए, तो आप पेड बैच में भी ऐड हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको कॉल या टेक्स्ट करना होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो मैं केस का नाम लिखूंगा और किस टॉपिक से वो केस रिलेट कर रहा है वो लिखूंगा। आपको केस का ईयर भी बताऊंगा। इन सब चीज़ को आपको याद करना है कि केस का नेम क्या है, उसका ईयर क्या है। ईयर आप अगर मिस भी कर जाएं तो किस टॉपिक से वो रिलेट कर रहा है वो ज़रूर याद कर लेना है। तो लिखिए सबसे पहले रिज वर्सेस बैल्डविन, RIDZ वर्सेस बैल्डविन। ये जो है UK का केस है, और किस ईयर का केस है? 1964 का, 1964 का। और ये किस चीज़ से रिलेट करता है? नेचुरल जस्टिस का केस है। किसका? नेचुरल जस्टिस का केस है। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है वो हर बहुत ही डाइवर्स टाइप ऑफ डिसीजंस पे अप्लाई होता है। जहाँ जहाँ राइट्स इफेक्ट होगा वहाँ वहाँ नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ये बस जुडिशियल बॉडीज़ के लिए नहीं है कि जो कोर्ट्स हैं, जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं, वही अप्लाई करे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल। ये बस ज़रूरी नहीं है, और भी सारे जो बॉडीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो राइट्स को इफेक्ट करते हैं, उनके आदेश से राइट्स इफेक्ट होता है, तो उस केस में भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाएगा। समझ में आ गया सबको? तो ये नेचुरल जस्टिस का केस है, रिज वर्सेस बैल्डविन, 1964। तो जो भी मैं केस के बारे में बहुत ही थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ आपको, वो आप चाहे तो कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, और जो मैंने लिखा है ये तो आपके लिए कंपलसरी है। केस का नाम किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, उसका ईयर ये तो नोट कीजिए ही, और उसके बारे में जो मैं थोड़ा डिटेल्स बता रहा हूँ वो भी आप नोट करते जाइए। दूसरे नंबर पर लिखिए एक के कराईपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1969। ये भी बड़ा ही लैंडमार्क केस है। ये किस चीज़ से रिलेट करता है? ये रूल अगेंस्ट बायस, यानी कि ये भी नेचुरल जस्टिस से डील करता है। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है एक रूल अगेंस्ट बायस। मैंने पढ़ाया हुआ है ना आपको, जिन्होंने भी क्लास अटेंड किया हुआ है सबको याद होगा कि रूल अगेंस्ट बायस मैंने पढ़ाया था। इसमें जो है हेल्ड किया गया कि जो सिलेक्शन कमिटी का मेंबर है वो अपने ही सिलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। रूल अगेंस्ट बायस के ये रूल अगेंस्ट बायस पे ये केस बेस्ड है कि मैंने बताया था आपको, पर्सनल बायस, पेकुनियरी बायस, किसी भी तरह का जो बायस, सब्जेक्ट मैटर बायस, कई तरह के बायस होते हैं, और कोई भी बायसनेस एग्जिस्ट करता है तो वो अथॉरिटी जो है वो नहीं इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं तो इसको नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन माना जाता है। तो कोई अपने ही सिलेक्शन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, और खुद ही सिलेक्शन कमेटी में भी है और अपने ही सिलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट लिखिए मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये तो सबको पता है, सभी जानते हैं इस केस को। 1978 का केस है, जिसमें कहा गया कि जो प्रोसीजर होगा वो कैसा होगा? जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए।
तो एक तरह का ये नेचुरल जस्टिस का केस मान लीजिए, और आर्टिकल 21 का तो है ही, फेयरनेस है, तो सब नेचुरल जस्टिस ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पे लिखिए मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये भी 1978 का, ये भी बड़ा लैंडमार्क केस है। मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1978। ये किस चीज़ से रिलेट करता है? ये रिलेट करता है रीजनड डिसीजन से। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। स्पीकिंग ऑर्डर्स बताया हुआ था ना मैंने कि जो भी ऑर्डर होता है दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम रीजनिंग, सम प्रॉपर रीजनिंग से सपोर्ट किया जाना चाहिए डिसीजन को, नहीं तो वो भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वायलेटिव माना जाता है। तो एवरी डिसीजन मस्ट बी सपोर्टेड बाय प्रॉपर रीजनिंग। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के केस में भी अप्लाई होता है, बस जुडिशियल ऑर्डर नहीं, किसी भी तरह का ऑर्डर हो दैट मस्ट बी अकम्पनीड बाय रीजंस। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पे आते हैं। 4 हो गया, फिफ्थ पे आते हैं। लिखिए स्वदेशी कॉटन मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। ओके, ये भी नेचुरल जस्टिस का केस है, ये भी नेचुरल जस्टिस का है। इसमें कहा गया कि ये एक्सप्रेसली मेंशन करना जरूरी नहीं है कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो कर किया जाना है। हर स्टेट्यूट में ये मेंशन रहना जरूरी नहीं है कि नेचुरल जस्टिस हैज़ टू बी फॉलोड, इट हैज़ टू बी फॉलोड इन एवरी केस। इम्प्लाइडली मान लेना है इसका, इम्प्लाइड एप्लीकेशन मान लेना है, क्योंकि अगर एक्सप्रेसली ना भी लिखा रहे, इवन इफ स्टैट्यूट इज साइलेंट, देन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मस्ट बी रेड इनटू दैट स्टैट्यूट आल्सो। ओके, स्वदेशी कॉटन मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। अगला लिखिए 6 नंबर लिखिए DK यादव वर्सेस JMA इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1993। ओके, ये किससे से रिलेट करता है? ये भी नेचुरल जस्टिस का है, नेचुरल जस्टिस का है। किस चीज़ का? राइट टू फेयर हियरिंग का। ओके, इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि किसी को उसके एम्प्लॉयमेंट से टर्मिनेट कर देना बिना उसको राइट टू हियरिंग दिए, बिना उसको अपॉर्चुनिटी दिए, उसको सुने हुए, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को क्या करता है? वायलेट करता है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, ये प्रिंसिपल है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। चलिए नेक्स्ट लिखिए 7th नंबर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसी राम पटेल 1985। ये किस चीज़ का केस है? ये एक्सेप्शन टू नेचुरल जस्टिस का केस है। कहा गया था कि एक्सेप्शनल केस में हियरिंग से डिस्पेंस किया जा सकता है, जो आर्टिकल 311 क्लॉज 2 है उसमें डील किया गया था। बताया गया था कि एक्सेप्शनल केस में हो सकता है हियरिंग ना भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 311 क्लॉज 2 से डील करता है। क्लास में आपको मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पढ़ाया था कि नहीं? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। नेक्स्ट पे आते हैं 8th पे। लिखिए कैनरा बैंक वर्सेस देबाशीष दास 2003। ये किससे से डील करता है? ये भी है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से डील करता है। कहा गया था कि जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होता है, क्या होता है? डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो होता है उसमें अगर किसी पे चार्ज लगाए जा रहे हैं तो क्लियर मैनर में होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर वो वेग है, अगर हमको पता ही नहीं चल रहा है हम पे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है और कौन से चार्जेस लगे हैं, तो ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन है। तो फिर हम अपनी बातों को कैसे रख पाएंगे? फिर ऑडी अल्ट्रम पार्टम का वायलेशन हो गया। सो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में भी ऑडी अल्ट्रम पार्टम को फॉलो करना है, जो भी चार्जेस लगते हैं वो क्लियर टर्म्स में होने चाहिए। ओके, सबको समझ में आया? आगे आते हैं
8 हो गया। 9th नंबर पे आते हैं। लिखिए 9th में मनकलाल वर्सेस डॉक्टर प्रेमचंद 1957। ये किस चीज़ का केस है? ये जो है रूल अगेंस्ट बायस का केस है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था रूल अगेंस्ट बायस की। रूल अगेंस्ट बायस में क्या होता है? क्या बायस प्रूफ होना जरूरी है? क्या कंप्लीट बायस प्रूफ होना जरूरी है? नहीं। अगर बस चांस हो, अगर पॉसिबिलिटी हो तो वही सफिशिएंट माना जाता है, ठीक है। तो इवन अपीयरेंस ऑफ बायस इज सफिशिएंट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग। कौन सा केस है? मनकलाल वर्सेस डॉक्टर प्रेमचंद 1957। नेक्स्ट पे आते हैं 10th नंबर पे। लिखिए जी सराना वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ 1976 का केस है। ये जो है पेक्यूनरी बायस का केस है। ये भी हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो पेक्यूनरी बायस होता है इवन या पर्सनल बायस होता है, किसी तरह का इंटरेस्ट है, पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है जज के रूप में एक्ट करने से। आपका कहीं पेक्यूनरी इंटरेस्ट है तो आप उसी में जज के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, उस केस को नहीं डील कर सकते हैं। ओके, जी सराना वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। नेक्स्ट पे आते हैं। लिखिए 11th नंबर पे अशोक कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1985। कब का? 1985 का। ये किसी से केस है? ये पर्सनल बायस यानी सब रूल अगेंस्ट बायस हो गया। यानी कि पर्सनल जान पहचान हो, कोई किसी का फैमिली मेम्बर हो, कोई किसी का रिलेटिव हो, तो वो जो है डिसीजन वो अथॉरिटी में नहीं रह सकता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में नहीं रह सकता है और उसी के केस में डिसाइड कर सकता है। नहीं तो क्या हो जाएगा? नेमो जुडेक्स इन कॉजस हुआ, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन कॉज। मेरे जान पहचान का कोई है, मान लीजिए कोई इंटरव्यू देना है और मैं पैनल में हूँ, तो बायसनेस के चांस है। तो पर्सनल बायस का केस है। अगर कोई पर्सनल रिलेशन है, चाहे वो रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कैसा भी हो, तो उस केस में आप डिसीजन मेकिंग में नहीं रहेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं 12th नंबर। लिखिए रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। कब का? 1987। ये जो है बायस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रोपोर्शनैलिटी के लिए भी एक केस लैंडमार्क है। इसमें भी कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस है तो आप भाई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में नहीं रहेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस देन यू कांट बी इन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। और इवन जो पनिशमेंट होता है वो क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो ऑफेंस है उसके प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट होना चाहिए। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी के लिए भी पॉपुलर है और रूल अगेंस्ट बायस के लिए भी है, ठीक है। 1987। नेक्स्ट लिखिए 13th नंबर में गुल्लापाली नागेश्वरा राव वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। किसका नाम आपने सुना है कि नहीं? इसका ये भी इंपॉर्टेंट केस है। मैंने लिखा गुल्लापाली नागेश्वरा राव वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 1959। ये किसी से रिलेट करता है? ये जो है लिखिए डिपार्टमेंटल बायस से डील करता है। यानी बायस का मतलब रूल अगेंस्ट बायस और रूल अगेंस्ट बायस का मतलब नेचुरल जस्टिस। तो सब नेचुरल जस्टिस का है। ओके, तो क्या हुआ था? अब जो है ये बायसनेस से डील करता है। कह रहा है कि मान लीजिए एक ऑफिसर है जो स्कीम बनाया और उस पर जो ऑब्जेक्शन है वही सुन रहा है, तो वो अपने बनाए हुए स्कीम के पक्ष में फेवर करेगा ना। वो बायसनेस दिखा सकता है कि मैंने ही नियम बनाया और मैं ही उसके अगेंस्ट सुन लूँ, तो मैं तो अपने नियम को अपहेल्ड करा दूंगा। तो ये डिपार्टमेंटल बायस का बड़ा ही क्लासिक केस है। ओके, सबको याद रखिएगा, डिपार्टमेंटल बायस का केस है ये, गुल्लापाली नागेश्वर राव वाला। कई बार एग्जाम में पूछता है। अगला पे आते हैं 13th हो गया। 14th पे आते हैं। लिखिए इन रे दिल्ली लॉज एक्ट 1951 किस चीज़ का केस है? मैंने क्लास में बताया था किस चीज़ का केस है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन
कहा गया था कि लेजिस्लेचर जो है एसेंशियल फंक्शन को डेलीगेट नहीं कर सकता है। लेजिस्लेचर कांट डेलीगेट एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन। ओके, अपना एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन नहीं डेलीगेट कर सकता है एक लेजिस्लेचर, नहीं तो उसको इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में ये डील करता है। ओके, अगले पे आते हैं 15th नंबर पे। लिखिए लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976। ये किस चीज़ का केस है? ये भी जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का केस है। ये कहता है कि एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? एक्सेसिव डेलीगेशन जो है नहीं होगा, या आप ऐसे नहीं डेलीगेट कर देंगे कि आप जिसको डेलीगेट किए वो पूरा का पूरा पॉलिसी ही अल्टर कर दे रहा है। आप सब्सटेंशियली सब कुछ नहीं बदल सकते। ये नहीं कि पेरेंट लॉ से ही आप ऊपर चले जाए, पेरेंट लॉ से हमेशा अबाइड बाई करना है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की लिमिटेशंस की बात करता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्या लिमिटेशंस है, किस हद तक होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 16th नंबर लिखिए हरिशंकर बगला वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1954। ओके, ये भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का ही है। किसका है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसमें भी इसकी लिमिटेशन की बात की गई थी कि मान लीजिए लेजिस्लेचर ने ही गाइडलाइंस दिया है, लेजिस्लेचर ने ही पॉलिसी बनाया हुआ है कि आप जो डेलीगेटी है वो कुछ चेंजेज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, तब तो एग्जीक्यूटिव कोई चेंज करे, मॉडिफाई करे, तब वैलिड होगा। अदरवाइज आप कोई चीज़ मॉडिफाई कर दिए, आपको काम दिया गया कि कीजिए, आप कुछ सब्सटेंशियली मॉडिफाई कर दिए रूल्स में ही, पॉलिसी में ही बदलाव कर दिए, तो ये सब अलाउ नहीं होता है। आप उतना ही करेंगे जितना आपको अलाउ हो, और ये सब के लिए एक्सप्रेसली अलाउ किया जाना जरूरी है। आप अगर कुछ पॉलिसी में बदलाव करना चाहते हैं तो अगर लेजिस्लेचर आपको नहीं अलाउ किया तो आप नहीं कर सकते हैं। हरिशंकर बगला वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1954 डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नेक्स्ट लिखिए 17th नंबर लिखिए ग्वालियर रेयन सिल्क कॉरपोरेशन वर्सेस कस्टोडियन 1990। ये किस चीज़ का है? ये जो है एक्सेसिव डेलीगेशन का केस है। एक्सेसिव डेलीगेशन कह रहा है कि एक्सेसिव डेलीगेशन हो जाए अगर तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया जाएगा। अगर आपने पूरी गाइडलाइंस अच्छे से सेट नहीं की और डेलीगेशन एक्सेसिव कर दिया तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पेरेंट एक्ट को सब कुछ बताना पड़ेगा, पॉलिसी डिटेल में लेट डाउन करनी पड़ेगी, नहीं तो आप एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं कर सकते हैं और नहीं करना है। एक्सेसिव डेलीगेशन का केस है ये ग्वालियर रेयन सिल्क कॉरपोरेशन वर्सेस कस्टोडियन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं 18th नंबर। 18th नंबर लिखिए सेंट जॉन्स टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर्सेस रीजनल डायरेक्टर 2003 का केस है। ठीक है, ये किसी से रिलेट करता है भाई? बताइए, कोई किसी से रिलेट करता है? ये रिलेट करता है जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी कि ये भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से ही है। उस पर जुडिशरी का क्या कंट्रोल रहेगा? जुडिशरी के पास ऑथोरिटी है कि अगर कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अपने पेरेंट एक्ट को ही अल्ट्रा वायर कर दे, अल्ट्रा वायर्स हो जाए, तो उसको क्या कर सकता है? उसको सेटिसाइड कर सकता है, सेटिसाइड कर सकता है, उसको इनवैलिडेट कर सकता है। कौन? जुडिशरी। ओके, अगले केस पे आते हैं 19th। 18th ही हुआ था ना? ओके, 19th लिखिए एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस वर्सेस वेडनेसबरी कॉरपोरेशन, वेरी लैंडमार्क 1948। कहाँ का केस है? यूके का केस है। ओके, मैंने बताया था क्लास में इसको आपको। वेडनेसबरी प्रिंसिपल इससे आया था। क्या आया था? वेडनेसबरी अनरीजनेबलनेस। तो ये किस चीज़ से डील करता है? ये वेडनेसबरी अनरीजनेबलनेस से डील करता है, ये इरेशनैलिटी से डील करता है।
इरेशनलिटी से डील करता है। बताया था ना मैंने कोर्ट को है क्या कहता है इस केस में कि कोर्ट को इंटरफेयर तुरंत नहीं कर देना है। इन जनरली जो है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना है। तब इंटरफेयर करना है जब हाईली अनरीजनेबल हो, हाईली इरेशनल हो, जब कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन को ऐसा लगे कि ये कैसे डिसाइड कर सकता है, तब जाके कोर्ट को इंटरफेयर करना है, मतलब जुडिशरी को इंटरफेयर करना है। तो ये विटनेस बड़ी अनरीजनेबलनेस कहा जाता है इस प्रिंसिपल को, सबको ध्यान में रखेगा, क्वेश्चन पूछता है इस पर, विटनेस बड़ी अनरीजनेबलनेस। नेक्स्ट पे आते हैं, 19th हो गया, 20th पे आते हैं। लिखिए टाटा सेलुलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। ये किस चीज़ का केस है? ये जो है जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का केस है, डिस्क्रिशन का। मैंने ये भी पढ़ाया था आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन क्या होता है। कोर्ट ने कहा कि जो कंट्रैक्ट होता है, गवर्नमेंट का कंट्रैक्ट होता है, उसका बार बार जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, वो लिमिटेड स्कोप ही है उसका जुडिशियल रिव्यू का। आप जो है प्रोसेस को देख सकते हैं कि वो फेयर है कि नहीं, रिजनेबल है कि नहीं, लेकिन हर डिसीजन के मेरिट पे आप डिसाइड नहीं जा सकते हैं कि जो हर डिसीजन है जो लिया गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ऑन मेरिट्स, वो सही है कि नहीं, ये बार बार आप ये नहीं चेक कर सकते हैं। तो ये जुडिशियल रिव्यू का है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का क्या हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, लिमिटेशन है उसका है। तो अगला पे आते हैं 21। लिखिए ओम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001। ये भी काफ़ी पॉपुलर केस है। इस केस में जो है वेडनेस बड़ी अनरीजनेबलनेस को चर्चा किया गया था, डील किया गया था, और कहा गया था कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी नहीं है। ये भी यानी कि प्रोपोर्शनलिटी से डील करता है, प्रोपोर्शनलिटी से डील करता है या जुडिशियल रिव्यू से डील करता है। ओके, ओम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहा गया कि जब आप मान लीजिए किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, किसी का बेसिक राइट्स का वायलेशन हो गया है, तो जुडिशरी इंटरफेयर करेगा। कोई चीज़ प्रोपोर्शनलिटी के प्रिंसिपल पे खड़ा नहीं उतरता है तो जुडिशरी जो क्या है, जुडिशरी शैल इंटरवीन करेगा। और अगर आप चीज़ें डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं, चीज़ें अनरीजनेबल होती है, चीज़ें इरेशनल होती है, तो जुडिशरी शैल इंटरवीन। ये किस केस में कहा गया था? ओम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 हो गया, 22 पे आते हैं। लिखिए काउंसिल ऑफ सिविल सर्विस यूनियंस वर्सेस मिनिस्टर, ये 1985 का केस है, यूके का। ओके, और ये किस चीज़ का केस है? लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का केस है। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन कहा गया कि जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होता है उस ग्राउंड पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। देयर कैन बी जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। और इस प्रिंसिपल को मैंने अच्छे से आपको पढ़ा दिया हुआ है। नेक्स्ट लिखिए 23 लिखिए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंटरनेशनल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन 2003। ये किस चीज़ का केस है? ये भी भाई जुडिशियल रिव्यू का ही केस है, जुडिशियल रिव्यू का केस है। कोर्ट ने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस है उस पे भी आर्टिकल 14 अप्लाई होता है। किस पे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस पे अप्लाई होता है, और उसका क्या हो सकता है? जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले रहे हैं और अगर वो आर्बिट्रेरी मैनर में ले रहे हैं तो वो जुडिशली रिव्यूएबल है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसको सेटिसाइड किया जा सकता है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज इंटरनेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 2003। ओके, एक और केस लिख लीजिए 23 हो गया। 24 में लिखिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस डीटीसी मजदूर कांग्रेस। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते टाइम भी ये सब कुछ केस आप लोग पढ़ते हैं 1991, ठीक है, क्योंकि बताया था मैंने ना, कॉन्स्टिट्यूशन भी पब्लिक लॉ का पार्ट है, पब्लिक लॉ का ब्रांच है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी पब्लिक लॉ का ब्रांच है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस भी होते हैं, कुछ सिमिलरिटी भी होते हैं, वो सब मैंने पढ़ा चुका है। चलिए ये केस देखते हैं, क्या मैंने लिखा? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस डीटीसी मजदूर कांग्रेस।
ये भी भाई आर्टिकल 14 कह सकते हैं, या जुडिशियल रिव्यू कह सकते हैं, या आर्बिट्रेरीनेस कह सकते हैं, आर्बिट्रेरीनेस कह सकते हैं, इससे डील करता है। या नेचुरल जस्टिस से भी, नेचुरल जस्टिस से भी, ओके, नेचुरल जस्टिस। अगर किसी का एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर दिया जाए बिना हियरिंग के तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा, आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। आर्बिट्रेरी पावर नहीं है कि टर्मिनेट कर दिया जाए किसी के सर्विस को, वो वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 25th, लिखिए ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974। क्या है? ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये किसी से डील करता है? ये भी आर्टिकल 14 से, या जुडिशियल रिव्यू से, या आर्बिट्रेरीनेस से, सेम जो है ऊपर वाला से डील करता है। आपने बड़ा ही पॉपुलर स्टेटमेंट सुना होगा कि आर्बिट्रेरीनेस इज एंटीथेसिस टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का उल्टा हो गया आर्बिट्रेरीनेस। जहां इक्वालिटी रहेगा वहां आर्बिट्रेरीनेस नहीं रहेगा, जहां आर्बिट्रेरीनेस रहेगा वहां इक्वालिटी नहीं रहेगा। आप चीज़ों को आर्बिट्रेरी मैनर में नहीं डिसाइड कर सकते हैं, आपको जस्ट फेयर एंड रीजनेबल मैनर में डिसाइड करना है। ओके, कोई भी चीज़ अगर आर्बिट्रेरी है तो वो वायलेटिव होता है आर्टिकल 14 का। किसका? आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो याद रहेगा ना, ईपी रोयप्पा। नेक्स्ट पे आते हैं, 26, 25 हो गया, 26। लिखिए केस का नाम, अटॉर्नी जनरल ऑफ हांगकांग वर्सेस एनजी यूएन सीयू। ये बड़ा लैंडमार्क केस है इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। देखिए ये जो है ये भी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का है। कोर्ट ने कहा कि जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होता है वो इन्फोर्सिएबल होता है। अगर कुछ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग देती है तो उससे उस बाउंड करना है उसको। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जगह के आप पीछे नहीं हट सकते हैं। ओके, तो ये इन्फोर्सिएबल होता है। आगे बढ़ते हैं, 26 हो गया, 27 पे आते हैं। लिखिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस एमएस कामधेनु कैटल फीड 1993। कब का? 1993 का। ये भी किस चीज़ से है? लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। ध्यान से सुनिए, इसमें कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने क्या कहा कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन अक्सर एराइज हो जाते हैं फ्रॉम पास्ट कंडक्ट या पास्ट प्रॉमिस से। क्या हो जाता है? लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एराइज हो जाता है, लेकिन लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस को फॉलो नहीं किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को भी ओवरराइड किया जा सकता है बाई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन नॉर्मली इसको फॉलो किया जाता है। ओके, समझ में आया? अगले पे आते हैं, 27 हो गया, 28 पे आते हैं। लिखिए नव ज्योति कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, 1992। ये किस चीज़ का केस है भाई? ये भी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का केस है, या तो कहें फेयरनेस का भी केस है। कहा गया, कोर्ट ने कहा कि आप अगर अचानक से चेंज कर देते हैं पॉलिसी में जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा था बिना किसी नोटिस दिए हुए, कई बार पार्टीज को इफेक्ट करती है और उसके लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को वायलेट करता है और नेचुरल जस्टिस को वायलेट करता है, तो आप उसको सुनिए, उसको फिर बताइए और उसके लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को मत हार्म कीजिए। तो वही लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का केस है, फेयरनेस का केस है ये, नवज्योति कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं 29। लिखिए 29 में सेंचुरी स्पिनिंग कॉरपोरेशन वर्सेस उल्हासनगर म्यूनिसिपल काउंसिल 1970 का केस है ये। और ये किस चीज़ का केस है? ये जो है प्रोमिसरी स्टॉपेल का केस है। ये भी पढ़ाया मैंने, प्रोमिसरी स्टॉपेल पढ़ाया हूँ।
तो इस केस में क्या हेल्ड किया गया कि गवर्नमेंट जो है अगर कोई प्रॉमिस करता है और उस प्रॉमिस के फर्दरेंस में किसी ने उस पर एक्ट किया हुआ है उसके फर्दरेंस में, तो गवर्नमेंट को उस प्रॉमिस से अबाइड बाई करना होगा। गवर्नमेंट इज बाउंड बाय दैट प्रॉमिस, क्योंकि अगर आप उससे पीछे हटेंगे तो जिस पर्सन ने उसके फर्दरेंस में एक्ट किया हुआ है उसको अब उसको नुकसान होने वाला है, तो वो उसको अफेक्ट करेगा। दैट्स वाई, और इसके डिटेल मैंने बताया था कि इस प्रॉमिस एस्टॉपेल के लिए ये जरूरी है कि प्रॉमिस क्लियर होना चाहिए, उसके फर्दरेंस में एक्ट होना चाहिए, वो भी इस तरीके का एक्ट कि अगर उससे आप पीछे हटें तो हमें नुकसान हो जाएगा, हमें उसका बहुत ज़्यादा वो क्या करना पड़ेगा, लॉस बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉस बियर ना करना पड़े इसलिए प्रॉमिसरी एस्टॉपेल का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं 30, 29 हो गया, 30 पे आते हैं। लिखिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एंग्लो अफगान एजेंसीज, कब का केस है? 1968 का केस है। इसी को कई बार एंग्लो की जगह इंडो अफगान एजेंसीज भी लिखा रहता है, एंग्लो या इंडो अफगान एजेंसीज। ये भी प्रॉमिसरी एस्टॉपेल का केस है। तो सिमिलर चीज इसमें भी हेल्ड हुई होगी कि गवर्नमेंट ने वादा किया, उस वादे के फर्दरेंस में किसी ने एक्ट किया, अब गवर्नमेंट के पीछे हटने से उसको घाटा होने वाला है, दैट इज डेट्रीमेंटल टू हिज इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट को पीछे नहीं हटने दिया जाएगा, आपको जो है प्रॉमिसरी एस्टॉपेल का प्रिंसिपल लगेगा और आपको करना होगा। सो इट इज अ केस ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपेल। नेक्स्ट आते हैं 30 के बाद 31। लिखिए, एमपी शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और ये कब का है? 1979 का है। ओके, ये किसी से डील करता है? ये भी जो है प्रॉमिसरी एस्टॉपेल से डील करता है। इस केस में भी प्रॉमिसरी एस्टॉपेल का प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था और सेम चीज़ इसमें भी हेल्ड की गई थी। कहा गया था कि जब तक कि आप हायर पब्लिक इंटरेस्ट ना शो करें आपको पीछे नहीं हटने दिया जाएगा। प्रॉमिसरी एस्टॉपेल फॉलो तभी नहीं होगा जब आप दिखा रहे हैं, जब गवर्नमेंट ये साबित कर दे कि पीछे हटने में ही ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट है, पीछे हटने में ही ज़्यादा लोग का फायदा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं 32, 31 के बाद। लिखिए, एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। इस केस को बड़ा ही डिटेल में मैंने बताया था आपको मेन क्लास में। बहुत ही संक्षेप में मैं बता देता हूँ इस केस में क्या हुआ था। एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट है उसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट के पास होने के बाद हाईकोर्ट का जो सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है उससे उसको वंचित कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जो है वो अब हाईकोर्ट का सुपरविजन नहीं होगा ट्रिब्यूनल्स के ऊपर, और ट्रिब्यूनल्स जो है वो हाईकोर्ट के एक तरह से सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना और कहा कि ठीक है, हाईकोर्ट का वो सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करेगा, क्या वो ट्रिब्यूनल काम करेगा, और क्योंकि ट्रिब्यूनल स्पेशलाइज्ड होता है इसलिए कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अपहेल्ड किया एक्ट का और हाईकोर्ट के उसके ही पावर से वंचित कर दिया। एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी लैंडमार्क केस 1987। तो किसी से डील करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से। इस केस को मैंने डिटेल में पढ़ाया था आपको, तो इसको आइए ओवरऑल भी करवा देते हैं। 32 के बाद 33। लिखिए, एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 10 साल बाद 1997। ओके, तो ये भी इसी से डील करता है, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से भी डील करता है, ट्रिब्यूनल से। और इस केस का भी बहुत ब्रीफ में बता दूं तो इस केस में एसपी संपत कुमार वाले केस को ओवररूल कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि देयर कांट बी अ कोर्ट विच इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एक स्टेट का सब कुछ होता है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है, एंड इट मस्ट हैव सुपरविजन ओवर ऑल द जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज इन दैट विद इन दैट स्टेट। एक स्टेट के अंदर चाहे कितने भी जुडिशियल अथॉरिटीज हो और या कितने भी क्वाजी जुडिशियल, ट्रिब्यूनल जो है क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है, तो इसी को तो क्वाजी जुडिशियल को बाहर कर दिया गया था हाईकोर्ट के सुपरविजन से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एवरी जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल authorities are subject to supervisory jurisdiction of honorable high court and there can't be a court which can be treated as higher or equal court to high court। हाई कोर्ट से जितने भी है सब छोटे ही रहेंगे, नीचे ही रहेंगे, और हाई कोर्ट का सुपरविजन रहेगा। ठीक है, तो इस केस में ओवररूल कर दिया गया। अब हाई कोर्ट का सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन होता है सारे अथॉरिटीज पे, जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज पे एक स्टेट के अंदर। इज इट ओके टू एवरीवन? तो एल चंद्रा कुमार इज वेरी वेरी लैंडमार्क केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल।
आइए आगे आते हैं। नेक्स्ट लिखिए 33 के बाद 34 लिखिए, आर गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010। इसमें ये भी ट्रिब्यूनल का केस है, ये भी ट्रिब्यूनल का केस है। इसमें कहा गया कि जो ट्रिब्यूनल्स का डिसीजंस होते हैं दैट मस्ट बी सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट सुपरविजन, वो हाई कोर्ट के सुपरविजन के अंडर में ही रहेगा और हाई कोर्ट का सुपरविजन होगा। तो जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है या कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है उसको एग्जामिन किया गया था, उसके फ्रेमवर्क को और उसके लिमिटेशंस को एग्जामिन किया गया था। तो ये भी ट्रिब्यूनल्स का केस है, याद रखेंगे। अगला पे आते हैं 34 के बाद लिखिए 35। कुछ रिट के केस देख लेते हैं। रिट का केस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के भी कंटेक्स्ट में पढ़ा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी तो पढ़ा ही जाता है रिट। तो लिखिए टीसी बसप्पा वर्सेस टी नगप्पा, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है 1955 का। ये किसी से डील करता है, किस चीज़ से डील करता है? ये रिट ऑफ सर्सियोररी से डील करता है। तो रिट ऑफ सर्सियरी आप जानते हैं, सर्सियरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। अगर कुछ सर्टिफाइड नहीं है तो उसको इनवैलिडेट कर देता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो कहा गया कि जो रिट ऑफ सर्सियरी होता है वो बस जुरिडिक्शनल एरर के लिए ही नहीं, जबकि बल्कि वो एरर जो अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, जो सामने विजिबल है कि ये एरर है, उस पर भी अप्लाई होता है। टीसी बसप्पा वर्सेस टी नगप्पा 1955, याद रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं 35 के बाद 36 लिखिए, हरी विष्णु कमथ वर्सेस अहमद इसाक 1955। ये किससे डील करता है? ये भी रिट ऑफ सर्सियरी से डील करता है। कहा गया कि जब भी इन्फेरियर कोर्ट है वो अपने जुरिडिक्शन को एक्सेस करे या अपने ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड कोई एरर कमिट करे तो रिट ऑफ सर्सियरी जो है इश्यू किया जा सकता है। तो ये सर्सियरी का केस है, इतना ध्यान में रखेंगे आप। तो 37 पे आते हैं, लिखिए 37 में द्वारकानाथ वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर 1965, ओके 1965। ये किसका केस है? ये रिट ऑफ मैंडमस का केस है और पार्टिकुलरली जो है वो हाई कोर्ट का रिट का बात है, आर्टिकल 226 का बात है, ओके। कोर्ट ने हेल्ड किया कि आर्टिकल 226 जो होता है आप सबको पता है वाइडर है 32 से वाइडर है 226, क्योंकि 226 के अंदर फॉर अदर लीगल राइट के लिए भी रिट इशू किया जा सकता है, लेकिन 32 के अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड है उसी के अंदर किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट जो है बस फंडामेंटल राइट के लिए नहीं, अदर राइट्स के लिए भी, अदर लीगल राइट्स के लिए भी रिट इशू कर सकता है। तो रिट ऑफ मैंडमस से पार्टिकुलरली डील करता था ये केस, द्वारकानाथ वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर 1965। आते हैं नेक्स्ट पे 37 के बाद लिखिए, प्रज्ञा टूल्स कॉरपोरेशन वर्सेस सीए इमैनुअल 1969। ये भी किसका केस है? ये भी रिट ऑफ मैंडमस से डील करता है। नेक्स्ट पे आते हैं 39 लिखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस सांथाबाई 1954। ये किस चीज़ का केस है, किस टॉपिक से रिलेट करता है? लिखिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब जानती हैं, प्रोहिबिट किया जाता है किसी इन्फेरियर ट्रिब्यूनल को, जुडिशियल अथॉरिटी को प्रोहिबिट किया जाता है कि वो अपना जुरिडिक्शन एक्सीड ना करे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस सांथाबाई 1954। नेक्स्ट केस लिखिए 40, ओके 38, 39, 40 लिखिए, कस्तूरीलाल रालिया राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1965। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है किसका? सोवरेन इम्यूनिटी का। ये भी पढ़ाया था मैंने ना, डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी पढ़ाया था मैंने कि स्टेट की क्या लायबिलिटी बनेगी। सोवरेन इम्यूनिटी यानी स्टेट लायबिलिटी भी और करके लिख लीजिए।
इस केस में जो सोवरेन फंक्शन है एंड नॉन सोवरेन फंक्शन है उसमें डिस्टिंग्विश किया गया था, डिफरेंस बताया गया था। कस्तूरी लाल रालिया राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1965 बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले पे आते हैं, 40 के बाद 41 पे आते हैं। लिखिए नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये केस मैंने आपको बताया था 1993। देखिए ये भी किसी से रिलेटेड करता है, ये भी रिलेट करता है स्टेट की लायबिलिटी से, यानी कि सोवरेन इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट से। किससे? कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट से। किसको याद है, मैंने ये बताया था नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसमें कहा गया था कि स्टेट जो है उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर कस्टोडियल डेथ हो गई थी तो उसको आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाता है और कंपनसेशन देना पड़ेगा। आप अपने जिम्मेवारी से हट नहीं सकते, आप इम्यूनिटी नहीं क्लेम कर सकते, सोवरेन इम्यूनिटी के नाम से आप बच नहीं सकते हर जगह, आपकी लायबिलिटी तय होगी। तभी तो लिखा हूँ स्टेट लायबिलिटी से डील करता है कि स्टेट की लायबिलिटी तय होगी, स्टेट को कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर आप नेग्लिजेंस करते हैं और आपकी गलती की वजह से किसी को हार्म होता है तो आपको देना पड़ेगा स्टेट लायबिलिटी। नेक्स्ट पे आते हैं 41 के बाद 42। ये केस तो सबको पता है, DK बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये कई जगह पे आप पढ़ते हैं, तो यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ भी स्टेट लायबिलिटी तय करता है। किसी से डील करता है? स्टेट लायबिलिटी या कंपनसेशन। आप गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, अगर आपने रूल्स को वायलेट किया, जैसे इस केस में टॉर्चर किया गया था, कस्टोडियल टॉर्चर जो है वो वायलेटिव होती है आर्टिकल 21 का, और उसके लिए कंपनसेशन ग्रांट करना होगा। और इससे क्या होती है, स्टेट की लायबिलिटी फिक्स होती है कि आप स्टेट जो है वो लायबल ठहरा जाएगा, आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ जो सोवरेन इम्यूनिटी है उसको धुंधला कर दिया गया इन सब केसेस के द्वारा, वो फॉलो नहीं होता है। स्टेट की लायबिलिटी तय होती है, जवाबदेही तय होती है, तो इसीलिए ये सब केसेस इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट पे 43 पे 42 और 3। लिखिए कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1999। ये भी किसी से डील करता है, ये भी जो है स्टेट लायबिलिटी से डील करता है या फेयरनेस से डील करता है, आर्टिकल 14 से डील करता है। ओके, किसी भी चीज़ का आर्बिट्रेरी मैनर में करना आर्टिकल 14 का वायलेशन माना जाता है और उससे स्टेट की लायबिलिटी डिटरमिन होगी, स्टेट की लायबिलिटी तय होगी। कॉमन का जो यूनियन ऑफ इंडिया। अगला लिखिए 44 SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। ये किसी से डील करता है? ये लोकस स्टैंडाई से डील करता है या PIL से डील करता है या तो कहें जुडिशियल रिव्यू से डील करता है। कहा गया कि पब्लिक ड्यूटी के इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट जाया जा सकता है, पब्लिक ड्यूटीज़ के इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट जाया जा सकता है, इसलिए SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लोकस स्टैंडाई से डील करता है। ओके, कि लोकस स्टैंडाई का मतलब समझते हैं कि आपका राइट है कि आप कोर्ट अप्रोच कर सके, कोर्ट में स्टैंड कर सके, अपनी बातों को रख सके, तो जो अपीयर होने के राइट है उसी को कहते हैं लोकस स्टैंडाई। तो इसी को डील करता है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बड़ा ही लैंडमार्क केस है। अगर आपने कभी कॉलेज में मूड कोर्ट वगैरह किया होगा तो आपको याद होगा, इस केस को हर बार कोर्ट किया जाता है स्टार्टिंग में ही, जब आप लोकस स्टैंडाई प्रूव कर रहे होते हैं अपना। नेक्स्ट लिखिए 45। लिखिए श्रीलेखा विद्यार्थी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1991। ये किस चीज़ से डील करता है? ये डील करता है फेयरनेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में फेयरनेस होनी चाहिए। कोई भी सर्विस कंट्रैक्ट हो, सर्विस मैटर हो, कंट्रेक्चुअल मैटर हो, उसमें भी आपको फेयरली एक्ट करना है, आपको आर्बिट्रेरी मैनर में एक्ट नहीं करना है। ओके, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये केस है। नेक्स्ट पे आते हैं 45 के बाद 46। ओके, 45 के बाद 6। लिखिए रमन्ना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979। ये किस से डील करता है? ये डील करता है फेयरनेस इन
गवर्नमेंट कंट्रैक्ट, गवर्नमेंट कंट्रैक्ट में फेयरनेस से। तो कहा गया था कि ऐसा नहीं कि टेंडर देने में, कॉन्ट्रैक्ट देने में जो स्टेट या स्टेट के एजेंसीज हैं वो आर्बिट्ररी मैनर में काम करे, वो किसी को दे दे, बायसनेस कर दे, कुछ भी कर दे। फेयर मैनर में काम करना है। स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ को जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करता है या टेंडर देता है उसमें आपको फेयर मैनर में काम करना है, नहीं तो आर्टिकल 14 का वायलेशन माना जाएगा या फेयरनेस के प्रिंसिपल का वायलेशन माना जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं 47, लिखिए सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी 2006, और ये किसी से रिलेट करता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लॉ से रिलेट करता है, या तो कहें रूल ऑफ लॉ से रिलेट करता है। कहा गया था कि जो रूल ऑफ लॉ है वो रिक्वायर करता है कि जिसका भी अपॉइंटमेंट हो वो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू हो, फेयर प्रोसीजर के थ्रू हो। अगर आपका अपॉइंटमेंट प्रॉपर फेयर प्रोसीजर के थ्रू नहीं हुआ है तो आप अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। इन विच केस सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी 2006। नेक्स्ट पे आते हैं 48, लिखिए राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955। बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब किसी से डील करता है, ये सेपरेशन ऑफ पावर से डील करता है। इस केस में जो है वो एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर के रिलेशन को बताया गया था कि एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेटिव पावर में क्या रिलेशन है। दोनों को एक साथ काम करना है और दोनों को एक दूसरे को सहयोग करना है, एक दूसरे में अड़ंगा नहीं बनना है, और दोनों साथ में मिलकर के जब काम करता है तब काम एफिशिएंटली हो पाता है। बट फिर भी सेपरेशन ऑफ पावर को प्रिंसिपल को फॉलो करना है। तो ठीक है, तो ये इसको आप स्कोप ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर में भी डिस्कस कर सकते हैं, स्कोप ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर या सेपरेशन ऑफ पावर। आइए 49 पे आते हैं। 48 हो गया। लिखिए द्वारका प्रसाद लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954। ओके, ये किसी से डील करता है, ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन से, कि वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए, अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए। जब डिस्क्रिशन अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो वो आर्बिट्रेरी होता है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। तो हमेशा डिस्क्रिशन कंट्रोल्ड होना चाहिए, जस्ट फेयर रीजनेबल होना चाहिए, वो अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। तो ये हो गया 49th केस। आइए 50th लास्ट केस में हम लोग देखते हैं। लिखिए प्रोविंस ऑफ बॉम्बे वर्सेस खुशल दास एस अडवाणी 1950। ये केस किसी से डील करता है? इस केस में जो है, इस केस में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्सेस क्वाजाई जुडिशियल फंक्शन से डील करता है। यानी कि एक तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया था कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है और क्या क्वाजाई जुडिशियल फंक्शन है। ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। क्वाजाई जुडिशियल फंक्शन अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अलग है। ओके, तो इन सब केस को आपको ध्यान में रखना है, याद करना है, और साथ साथ जो क्लास वाला वीडियो है, लेक्चर है, वो देख लेना है। अगर आप पेड बैच के पार्ट हैं तो आप लेक्चर्स को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको याद हो जाए। और नोट्स को पढ़िए, जो नोट्स दिया गया है आपको, और फिर जब एमसीक्यू सॉल्व कराया जाएगा तो एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। जो भी पेड बैच में ऐड हुए हैं उनको एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स पे मॉक कराए जाएंगे, और मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यूज दिए जाते हैं 2016 से 2025 तक। आपको पता है ईवीएलएलएम का पीवाईक्यू पब्लिक डोमेन में नहीं अवेलेबल है, लेकिन मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यू हम लोगों ने तैयार किया हुआ है उसका 2016 से 2025 तक का, जो कि पेड बैच में दिया जाता है। और साथ साथ ये रिकॉर्डिंग दी जाते हैं, सारे लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग दिया जाता है फॉर परमानेंटली, और नोट्स दिए जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स पे हिंदी में और इंग्लिश में। तो इन सारे मटेरियल्स का एक्सेस चाहिए तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आप नंबर नोट डाउन कीजिए 6207734309 या 9984848968। इन दोनों में से किसी नंबर पे, ये मेरा नंबर है,
और ये कृपा का नंबर है, इनमें से किसी नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको पेड बैच में ऐड कर दिया जाएगा, या आपको फ्री क्रैश कोर्स के भी पार्ट चाहिए तो फ्री क्रैश कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आप सारे ही लेक्चर्स को लाइव अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके जब भी क्लास होता है उस टाइम पे। अगर आपको इन सब एक्सक्लूसिव मटेरियल्स का एक्सेस चाहिए तब आपको पेड बैच ज्वाइन करना चाहिए, नहीं तो आपको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके ठीक है, तो फिर हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स में। ओके टेक केयर, बाय बाय।